हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। हमारे इस सॉल्यूशन चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में आपको हमने बताया था वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउट्स लॉ। वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए राउट्स लॉ बताया था आपको, और उसमें आपने दो कंपोनेंट्स लिए थे, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए को सॉल्यूट मान लिया, कंपोनेंट बी को सॉल्वेंट मान लिया। दोनों के दोनों कंपोनेंट आपस में जब मिक्स हुए तो उन्होंने एक सॉल्यूशन को फॉर्म कर दिया था, ठीक है ना। अब वहाँ पर जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ था, उस सॉल्यूशन के लिए आपने कंपोनेंट ए के मोल फ्रिक्शन निकाले, कंपोनेंट बी के मोल फ्रिक्शन निकाले, क्योंकि राउल्ट्स क्या कहता है, राउल्ट्स क्या कह रहा था कि सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रिक्शन के। यही तो कह रहा था राउल्ट्स लॉ। और उस मोल फ्रिक्शन और पार्शियल प्रेशर में आपने क्या निकाला था, रिलेशन निकाला था। और रिलेशन निकालने के बाद हमने लास्ट में वहाँ पर एक ग्राफ भी प्लॉट किया था। तो वो ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ओनली ग्राफ आपसे एग्जाम में बनवा लिया जाता है और रिलेशन भी नहीं पूछा जाता, तो ग्राफ को भी बनाना हमें आना चाहिए अलग से, ठीक है ना। तो वोलेटाइल सॉल्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट लॉ। और आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ क्या होता है, ठीक है ना। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में आप क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में हम ये मान लें कि मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि यहाँ पर आपने ये सॉल्यूशन लिया है, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए को आप क्या मान लें, कंपोनेंट ए को तो मान लें आप सॉल्वेंट। कंपोनेंट ए तो क्या ले लिया आपने, इसको तो मान लें क्या, सॉल्वेंट, और इसको क्या मान लें आप, सॉल्यूट। समझ में आ रही है ना बात। सॉल्वेंट तो कौन हो गया, कंपोनेंट ए, और सॉल्यूट क्या हो गया, कंपोनेंट बी। ये क्या है, ये नॉन वोलेटाइल है। ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल। और ये क्या है, वोलेटाइल है। तो बताओ राउल्ट्स लॉ कौन से कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा, एक ए पे, क्योंकि इसका तो ये तो इवापोरेट होगा ही नहीं, ये तो नेग्लिजिबल होगा भाई। कंपोनेंट बी जो सॉल्यूट आपने लिया है वो तो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल का इवापोरेशन थोड़ी होता है। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पर किस पर डिपेंड करेगा, कंपोनेंट ए पर डिपेंड करेगा इस सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर जो वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट ए के ही तो आते हैं, और सॉल्वेंट ए के मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होंगे और इवापोरेट होकर इसकी सरफेस पर आएंगे, और सरफेस पर आकर जो प्रेशर एक्सर्टेड करेंगे वही तो इसका वेपर प्रेशर होगा। अब इसको हम पार्शियल क्यों मानेंगे, क्योंकि ये अपना कितना पार्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसके प्रेशर को क्या मानेंगे हम, पार्शियल प्रेशर। तो अब यहाँ पर नॉन वोलेटाइल के लिए आप किस तरह से इसका पार्शियल प्रेशर ऑब्टेन करते हो उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। बात तो ये तो समझ में आ गई होगी। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए को मैंने सॉल्वेंट मान लिया, बी को मैंने सॉल्यूट मान लिया। सॉल्यूट हमारे पास क्या है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल होने के कारण ये तो कैसा रहेगा, इस पूरे के पूरे लॉ के अंदर नेग्लिजिबल रहेगा, और जो भी हमको काम करना है वो किससे करना है, सॉल्वेंट ए से करना है, कंपोनेंट ए से करना है। क्यों, क्योंकि यही तो इवापोरेट होगा, और ये जब इवापोरेट होगा तो यही प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यही क्या करेगा, प्रेशर को एक्सर्ट करेगा, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं भाई साहब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए पार्शियल राउल्ट। देखो नोट करते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो वेपर सॉल्यूशन में जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ पर सॉल्वेंट ए। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इन सच सॉल्यूशन,
द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज similar to partial pressure, similar to partial pressure of solvent। ऐसे जो सॉल्यूशन है, कैसे सॉल्यूशन है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिनमें मिला हुआ है, ऐसे सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके पार्शियल प्रेशर के बराबर माना जाएगा, सॉल्वेंट ए, क्योंकि इसमें बिकॉज सॉल्यूट बी इज नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट बी क्या है, नॉन वोलेटाइल है। इसलिए देखो नॉन वोलेटाइल की जगह पर बेटा यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूट भी आ सकता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसका इवापोरेशन नहीं हो सकता और सॉलिड सॉल्यूट का इवापोरेशन नहीं होता, तो सॉलिड सॉल्यूट भी आ सकता है यहाँ पर। तो आपका सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, और नॉन वोलेटाइल होने के कारण ये जो सॉलिड सॉल्यूट होगा ये कैसा हो जाएगा, इसका पार्शियल प्रेशर बिकॉज सॉल्यूट V इज नॉन वोलेटाइल, सो इट्स पार्शियल प्रेशर, इसलिए इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कैसा होगा, नेग्लिजिबल। इसका पार्शियल प्रेशर कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बताओ। अब जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, PS। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूट के पार्शियल प्रेशर और सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जैसे राउल्ट के फर्स्ट नियम में, फर्स्ट लॉ जो था प्रीवियस वीडियो में हमने किया था, तो PS इक्वल टू PA प्लस PB किया था ना, तो PS इक्वल टू PA प्लस PB, चूंकि PB इक्वल टू क्या है, 0, क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो आपका सॉलिड है और वो नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PS इक्वल टू PA, क्या हो जाएगा, PS इक्वल टू PA। तो ये क्या बता रहा है, ये रिलेशन ये बता रहा है कि सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ओनली सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर पर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंड ओनली पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये रिलेशन हमको इस चीज को बता रहा है। ये बात तो समझ आ रही होगी ना, ये आ रही है ना। एंड PA इक्वल टू क्या होता है बताओ, PA इक्वल टू क्या होता है, P नॉट A x से होता है कि नहीं होता है भाई। PA इक्वल टू क्या था, P नॉट A x से। तो अब बताओ PS बराबर क्या हो सकता है, PS भाई इसको तो आपको पता ही है, जो पार्शियल प्रेशर है सॉल्वेंट का वो उसके मोल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया PA इक्वल टू P नॉट A XA, और यहाँ पर P नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर। प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उसको किससे डिनोट कर रहा हूँ मैं, P नॉट A से, प्योर कंडीशन में, ठीक है ना। और ये PA क्या है, पार्शियल प्रेशर है, किस में, सॉल्यूशन में। तो PS इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ,
पी एस इक्वल टू पी ए, तो पी एस इक्वल टू पी ए की वैल्यू रख सकता हूँ मैं यहाँ पर पी नॉट ए एक्स ए हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चूंकि वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है 1, और एक्स ए इक्वल टू क्या हो सकता है 1 माइनस एक्स बी हो सकता है ना, एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। अब इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दीजिए, पी एस इक्वल टू आपको एक्स ए की वैल्यू रखनी है पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। आपके पास क्या वैल्यू आ गई बेटा, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। चलो मल्टीप्लाई कर दो, पी नॉट ए 1 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस पी नॉट ए एक्स बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर मैं ट्रांसपोजिशन करता हूं, पी नॉट ए एक्स बी को इधर लेके आता हूं और इसको इधर ले जाता हूं। समझ में आ रही है बात, और पी नॉट ए एक्स बी इक्वल टू पी एस इधर आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस। ये बात समझ में आ रही है ना, ट्रांसपोजिशन ही तो किया है, कोई ज़्यादा काम थोड़ी किया है हमने। अब देखो यहाँ से यहाँ मैं एक्स बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ एक्स बी की, यानी कि सॉल्वेंट के मोल फ्रिक्शन हम यहाँ पर ऑब्टेन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगी वैल्यू बताओ, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। आराम से देख लो, समझ में आ रहा है ना। ये पी नॉट ए यहाँ चला जाएगा, एक्स बी की वैल्यू आ गई। आराम से चेक करो, आराम से चेक करो बेटा। अब देखते हैं भाई साहब, अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि आपके पास जो वैल्यूज़ यहाँ पर ऑब्टेन हुई हैं उन वैल्यूज़ में, उन वैल्यूज़ को हम क्या क्या बोल सकते हैं। देखो पी नॉट ए माइनस पी एस, आपको यहाँ पर ये वाली वैल्यू ऑब्टेन हुई है, पी नॉट ए माइनस पी एस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये तो क्या बता रहा है, आपका जो वेपर प्रेशर है उसमें कितनी गिरावट आई है। ये रिलेशन तो क्या बता रहा है, आपका जो वेपर प्रेशर था सॉल्यूशन का उसके अंदर कितनी गिरावट आई सॉलिड सॉल्यूट को उसके साथ ऐड करने पर। सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्यूट ऐड किया था ना, तो उसके कारण आपके जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था उसमें कितनी कमी आई उसको डिनोट कर रहा है पी ए नॉट माइनस पी। ठीक है, और दूसरा जो रिलेशन है वो आपको क्या ऑब्टेन हुआ है, एंड दूसरा रिलेशन हमको ऑब्टेन हुआ है ये पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी ए, पी नॉट ए, ये वाला रिलेशन जो आपको प्राप्त हुआ है इसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है ना। अब देखो भाई साहब,
आपको आराम से पता चल रहा है कि राउल्ट लॉ क्या कह रहा है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। अरे ये आ रहा ना मोल फ्रिक्शन, सॉल्यूट को ही तते ही, तो ये रिलेटिव जो लोअरिंग वेपर प्रेशर है ये किसके इक्वल आ रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशन में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है ना। तो इसके नीचे मैं एक लाइन लिख देता हूं बेटा आपको, यहां पे लिख दूं, चलो। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को मैंने बीपी लिख दिया है, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रिक्शन of non volatile solute। भाई या रिलेशन थे हम या लाइनें कह सकें कि ना कह सकें, जो सॉल्यूट आपके सॉल्यूशन में, सॉलिड सॉल्यूट जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट था, उस सॉल्यूट का मोल फ्रिक्शन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के इक्वल हते का ना है। ये रिलेशन आया का नहीं आया, समझ में आ रहा है ना। तो बेटा ये आपको राउल्ट्स लॉ है किसके लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो कि एक चीज़ का ध्यान रखोगे, अगर आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए पहले वाला राउल्ट्स लॉ एक्सप्लेन करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको ये वाला एक्सप्लेन करना है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के लॉ को समझाइए और राउल्ट के लॉ के ग्राफ को प्लॉट कीजिए, तो बच्चों आपको कंप्लीट राउल्ट लॉ एक्सप्लेन करना होगा वोलेटाइल का और नॉन वोलेटाइल का। समझ लेना, इस बात को समझ लेना, ये ध्यान रखना है हमको कि कहीं हमसे दिक्कत हो जाए कि क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा आप उसका उसी तरह से जवाब दोगे, ठीक है ना। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में ये तो सिंपल सा है, इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ऐसे सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, सॉल्वेंट के। वेपर प्रेशर जो होगा वो किसके सिमिलर होगा, सॉल्वेंट के, क्योंकि सॉल्यूट तो कैसा है हमारा, सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल है। तो फिर अगर वो सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल है, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, जीरो। पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, जीरो। तो देखो कंपोनेंट ए मैंने सॉल्वेंट को माना था, कंपोनेंट बी सॉल्यूट है, समझ लेना इस बात को। तो पी बी इक्वल टू जीरो रख दिया, ये सॉलिड सॉल्यूट है। तो यहाँ पर मैं भले ही और तुमको ध्यान दिवावे को लिख दूँ, सॉलिड सॉल्यूट पी बी, ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखना। और पी ए किसका पार्शियल प्रेशर है, सॉल्वेंट का। तो पी बी की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, क्योंकि नेग्लिजिबल है, जीरो हो जाती है, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगी, तो पी एस इक्वल टू क्या बचेगा, पी ए। तो अब यहाँ पर देखो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, और कंपोनेंट ए कौन सा है, सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब आपको पता है हमने पिछले उसमें राउल्ट लॉ में नोट किया था कि कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो
उसके मोल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने सीधा सीधा रिलेशन लिख दिया है कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। यहाँ पर जो पी नॉट ए है ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। समझ गए बात, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। भले मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, पी नॉट ए इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तुमको ध्यान भी रहेगा कि पी ए प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है ना। अब देखिए, जब पी ए पी एस के इक्वल हो सकता है तो इस पी एस के इक्वल इसकी वैल्यूज को नोट कर सकते हैं हम। तो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और हमको पता है कि जो मोल फ्रिक्शन होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। जब दो कंपोनेंट किसी सॉल्यूशन मिक्सचर में प्रेजेंट हो तो उनका जो रिलेशन होता है वो होता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। यहाँ से मैंने एक्स बी की वैल्यू एक्स ए की वैल्यू निकाल ली बेटा। इस इक्वेशन से हमने क्या निकाल ली, एक्स ए की वैल्यू निकाल ली ट्रांसपोजिशन करके। तो एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी हो गया। अब इस एक्स ए की वैल्यू को, ये वाली जो एक्स ए की वैल्यू है, इसको मैंने इस इक्वेशन में रख दिया, इस वाली जगह पर। एक्स ए की जगह पर हमने क्या रख दिया, 1 माइनस एक्स बी। तो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए, अब एक्स ए की जगह क्या रख दो, 1 माइनस एक्स बी। अब देखो पी नॉट ए का मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ब्रैकेट में थे ना, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, पी नॉट ए आया, और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो पी नॉट ए एक्स बी आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि पी नॉट ए एक्स बी को तो मैं इधर ले आया, ट्रांसपोजिशन कर दिया, ट्रांसपोजिशन हो रहा है ना, और ये वाली वैल्यूज़ इधर चली गई, तो ये माइनस का तो इधर आगे प्लस हो गया, और ये प्लस का जो था वो पी एस इधर किसका हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है ना। क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, मोल फ्रिक्शन निकालना था, किसका, सॉल्यूट का, एक्स बी की वैल्यू निकालनी थी। तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो सकता है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। और ये जो रिलेशन आया है, इस रिलेशन को बोलते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये जो लोअरिंग आई है वेपर प्रेशर में, ये किसके कारण आई है, सॉलिड सॉल्यूट के कारण आई है, कि जितने मोल सॉलिड सॉल्यूट के प्रेजेंट थे उन्होंने वेपर प्रेशर को लोअर किया है, वेपर प्रेशर को घटाया है। समझ गई बात। तो यहाँ पर एक्स बी के मोल फ्रिक्शन निकाल दिए, सॉल्यूट के मोल फ्रिक्शन निकाल दिए, और इस रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, इस रिलेशन को बोल सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रिक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी, बोल सकते हैं ना। और ये रिलेशन क्या कहलाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ई पी एस, ये रिलेशन कहलाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो वेपर प्रेशर में कमी आई थी वो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हो। ये तो क्या हो गया, वेपर प्रेशर में जो कमी है उसको निकाल सकते हो, और ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, उसको आप इस रिलेशन से ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये नॉन वोलेटाइल के लिए क्या हो गया बेटा, राउल्ट्स लॉ। नॉन वोलेटाइल के लिए राउल्ट्स लॉ को आप नोट कीजिए, और हम आगे बात करते हैं। नोट करो, देखो राउल्ट्स लॉ वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दोनों के लिए आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हो, समझ चुके हो। अब देखो बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे, नोट करने का काम। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को पूरी तरह से ओबे करता है। ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को पूरी तरह से क्या करता है, ओबे करता है। यानी कि ओबे कैसे करता है,
इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। भाई कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की जो इंटायर रेंज है उसमें एक निश्चित रेंज में, एक निश्चित जो रेंज होती है कंसंट्रेशन की और टेम्परेचर की, उसमें जो सॉल्यूशन राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करता है उसे हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब राउल्ट्स के लॉ में आपने देखा था कि उसको किस तरह से फॉलो करना है, कि राउल्ट्स क्या कहता है, क्या कहता है बताओ? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रिक्शन। जो भी कंपोनेंट आपके सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को कहता है राउल्ट। और कंपोनेंट अगर बी है तो वो उसका पार्शियल प्रेशर भी उसके मोल फ्रिक्शन के कैसा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। और अगर यहाँ पर आपको पीएस का टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा तो दोनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर देंगे, और दोनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया था। तो इस तरह के जो रूल्स को, इस तरह के जो लॉ को जो सॉल्यूशन फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि राउल्ट्स का लॉ हो गया। समझ में आ रही बात? इसके बाद पहली बात तो कंडीशन थे, और दूसरी बात अगर हम करें, आइडियल सॉल्यूशन वही होगा जिसका वॉल्यूम किसी भी कंडीशन में, सॉल्यूशन का जो मिक्सिंग वॉल्यूम है वो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं हो, किसी भी कंडीशन में वॉल्यूम चेंज नहीं हो। कैसे चेंज नहीं हो? कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। जो टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो इन दोनों के वॉल्यूम के जोड़ के बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इन दोनों का जो वॉल्यूम है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, उसका सम तो अलग आए और सॉल्यूशन मिक्सर का वॉल्यूम अलग आए। अगर टोटल वॉल्यूम जो सॉल्यूशन मिक्सर है उसका वो इक्वल है एड ऑफ वॉल्यूम सॉल्वेंट और वॉल्यूम सॉल्यूट, तो इट मीन्स इसको लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सर इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। ये कंडीशन आनी चाहिए, यानी कि वॉल्यूम किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का अलग अलग हो, चाहे सॉल्यूट को 10 है और इसका 20 हो सकता है, लेकिन टोटल 30 आना चाहिए। ठीक है ना? टोटल मिक्सिंग का। समझ में आ गई बात? और तीसरी बात ये कहता है कि आइडियल सॉल्यूशन केवल वही है जिसमें एंथैल्पी चेंज, जो आपका वॉल्यूम, वो जो आपका सॉल्यूशन है उसकी टोटल एंथैल्पी चेंज 0 हो। टोटल एंथैल्पी चेंज का मतलब ना तो उस सॉल्यूशन में हीट एब्जॉर्ब की जाए और ना ही उसके अंदर इमिटेड की जाए। यानी कि ऐसा नहीं हो कि जब सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर रहे हो तो उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही हो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही हो। तो किसी भी सूरत में एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन उस सॉल्यूशन के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एंडोथर्मिक के अंदर तो हीट एब्जॉर्ब की जाएगी और एक्सोथर्मिक के अंदर हीट इमिटेड की जाएगी। तो किसी भी कंडीशन में जो टोटल हीट चेंज है जिसको आप बोलते हो एंथैल्पी, वो कैसी होनी चाहिए? एकदम 0 होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एकदम 0। तो ये 3 कंडीशन आपने देखी।
अगर इन 3 चीज़ों को कोई फॉलो कर रहा है तो वो क्या है, वो है भाई साहब आइडियल सॉल्यूशन। और एक और बात करते हैं हम, अगर आपके सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं ए और बी, इन दोनों कंपोनेंटों का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा आपस में, अट्रैक्शन तो होगा तभी सॉल्यूशन बनेगा, अट्रैक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों कंपोनेंट्स के अट्रैक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए कंपोनेंट ए के मैग्नीट्यूड के प्लस कंपोनेंट बी के मैग्नीट्यूड के जोड़ के। कंपोनेंट जो ए है उसके जोड़ के और कंपोनेंट बी, भाई कंपोनेंट जो आपने सॉल्वेंट लिया है, जैसे सॉल्वेंट आपका ए है, अब सॉल्वेंट ए, इस सॉल्वेंट में बहुत सारे मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के होंगे, तो जैसे मैं 2 ही मान रहा हूँ तो ये सॉल्वेंट, इन दोनों के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स होगा तभी तो सॉल्वेंट बनाए। अट्रैक्शन फोर्स होगा तो इस अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसी तरह से सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनके बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये तो ए का मैग्नीट्यूड हो गया, ये बी का मैग्नीट्यूड हो गया। ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो टोटल सॉल्यूशन के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए। खूब समझ लो बेटा आराम से, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, आप सिर्फ आपको यहाँ पर आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सप्लेन में आपने जो सॉल्यूशन बनाया है उस सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना। एक सॉल्वेंट को तो मान रहे हैं हम ए और सॉल्यूट को मान रहे हैं बी, 2 कंपोनेंट है। अब इन दोनों कंपोनेंट के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स होगा तभी तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। अट्रैक्शन फोर्स होगा तो इस अट्रैक्शन फोर्स से जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सॉल्यूशन का मैग्नीट्यूड कहलाएगा, और सॉल्यूशन का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो कंपोनेंट ए है उसके जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बिटवीन लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड तथा पार्टिकल्स बी जो हैं, जो आपका कंपोनेंट बी है उसके पार्टिकल्स के बिटवीन लगने वाले मैग्नीट्यूड का जोड़ होना चाहिए। यानी कि ये तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बिटवीन मैग्नीट्यूड हो गया और ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बिटवीन मैग्नीट्यूड हो गया, तो आपके सॉल्यूशन का जो मैग्नीट्यूड है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होना चाहिए, तो वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। चौथी कंडीशन आ गई, समझ गए। एक कंडीशन की बात और कर लें, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की फिजिकल और केमिकल जो स्टेट है वो सेम है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर सिमिलर हैं तो ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं तो का बनावेगो आइडियल सॉल्यूशन। तो आपने देखा कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए कितनी कंडीशनें यहाँ पर हमने रख दी। पहली कंडीशन, आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करेगा, ओबे करेगा, ठीक है ना। और राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर आपको सॉल्यूशन का वहाँ पर वेपर प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट का जो सम होगा, द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
तो वहाँ पर हमने लिखा था ना कि PS बराबर PA प्लस PB। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। ये राउल्ट्स कहता है अगर कोई सॉल्यूशन इस लॉ को फॉलो करता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। दूसरी बात क्या करता है, अगर कोई सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम का जो चेंज है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, यानी कि टोटल वॉल्यूम, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के दोनों के जो वॉल्यूम है इनको जोड़ दें और इनका जोड़ सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम के इक्वल आना चाहिए, तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। और तीसरी बात क्या कह रहे हैं, तीसरी बात में कही थी हमने कि इसके अंदर जो एंथैल्पी चेंज होता है, हीट चेंज होता है, वो कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्योंकि जब भी तुम सॉल्यूशन बनावें, सॉल्वेंट में सॉल्यूटेड डालें, तो ना तो हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए ना ही इमिटेड होनी चाहिए। और चौथी कंडीशन में क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है कि सॉल्यूशन का जो टोटल मैग्नीट्यूड है ए और बी के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स होता है और अट्रैक्शन फोर्स के कारण वहाँ पर मैग्नीट्यूड होता है, तो सॉल्यूशन का जो मैग्नीट्यूड है वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बिटवीन मैग्नीट्यूड और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बिटवीन मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होना चाहिए, ये हमने बता दी। और फिफ्थ कंडीशन में क्या बताएगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकता है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन की जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं आपको। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, इसके कितने एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आइडियल सॉल्यूशन के, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आइडियल सॉल्यूशन बताएंगे और उसके एग्जाम्पल्स बताएंगे और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो टुडेज आवर टॉपिक इज एंड। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके।